सबसे पहला सवाल नीरज मिश्रा जी आपसे बनता है, क्योंकि ईमानदार कट्टर ईमानदार कौन? खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी, जिनके आप इस वक्त सहयोगी हैं और जिनका आप पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ईमानदारी के उस पूरे के पूरे नकाब को बेनकाब कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे, अभी फिलहाल जेल में रहना होगा, लेकिन उसके बावजूद ईमानदारी का ढोंग कब तक और किस आधार पर चलता रहेगा? की बात का जवाब देता हूं एक दूसरे उदाहरण के साथ। आपको पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला हुआ था, जो पिछले चुनाव के दौरान काफी बाहर निकल कर आया था, उस पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ, लेकिन वो जो इररिपेयरेबल डैमेज जो भाजपा और प्रधानमंत्री जी जाकर करते हैं किसी भी चुनावी राज्य में, कि वो झूठ बोलते हैं, अपने प्रकोष्ठों को आगे करते हैं और जो वहां विपक्ष की आवाजें होती हैं उनका गला दबाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो पीएमएलए का जो सेक्शन 45 है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, जिसे चोर रास्ते से ये लोग संविधान में जाकर एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से लेकर आ गए और उसके अंदर ये प्रावधान कर दिया कि जिसके ऊपर आरोप लगेगा उसको अपनी बेगुनाही का सबूत खुद देना होगा। तो जब ऐसा एक प्रावधान बनाकर आपने पहले चाहे हेमंत बिश्व शर्मा को, चाहे हमारे एहसास जेबार को और अब ये अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला है, तो देश की जनता तो ये पूछती है कि ये चुनाव के समय जो आपकी टाइमिंग है, जिसमें आप झूठा आरोप लगाते हैं, अपने प्रकोष्ठों को आगे कर देते हैं और बाद में वही उच्चतम न्यायालय आपके रवैये के ऊपर आपको तमाचा मारती है और कहती है ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे जो उस प्रदेश की जनता है, उस प्रदेश की जनता का तो नुकसान हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जहां गोबर से सोना मिला करता था, वहां आज ऐसी सरकार आ गई है जिसने हसदेव के जंगलों को अडानी को दे दिया। अब वो जो डैमेज है उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। यही चीज झारखंड में हो रही है और यही दिल्ली में होने की आपको सामने सारी प्रक्रिया दिख रही है। जब ये मामला खत्म होगा और जब इसमें निकल कर आएगा कि अगर ये किंगपिन है, तो कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है इनको जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से आप बैन कर दीजिएगा, इनकी पार्टी को आप बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा। लेकिन ये जो आपने जो ये अंग्रेजों वाला काला कानून बनाया है, जिसके तहत आप विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, इस पर देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। अभी 6 महीने की पैदाइश है इस काले कानून की, और आपसे मैं कहती हूं कि मुझे क्लासिकल सुना दीजिए, आप मुझे जैज सुनाने लगते हैं। नीरज मिश्रा जी, ये बड़ी समस्या है। सवाल पूछती कुछ और हूं, जवाब आप कुछ और देते थे। आप चले जाते हैं बीजेपी के लोगों पर, आप कानून की बात करने लगते हैं कि कैसे कानून कठोर बन चुका है। आप इस बात की बात कर लेते हैं कि कैसे तमाम सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। फिर मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा कि आपके शासनकाल में यूपीए में क्या होता था, फिर दिक्कत हो जाती है। मेरा सीधा सवाल नीरज मिश्रा जी ये था कि ईमानदारी का ढोंग ही है ना ये, आप आरोप हैं ना अभी फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल पर, और दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां क्या आपकी तरफ से आपने सुनी नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव अगर हैं तो हम क्या गिरफ्तारी नहीं करें, हम कोई फैसला नहीं सुनाएं, ईडी अपनी गिरफ्तारी ना करे। गिरफ्तारी को जायज ठहराया ना दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। सर, क्या वो आपने दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां सुनी नहीं या उसको नजरअंदाज कर दिया, फिल्टर कर दिया आपने उसको? नीरज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? एक बार नीरज जी को कनेक्ट करेंगे फिर से जरा। विजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए अब तो खुद ही अपने मुंह मोड़ने लगे हैं आम आदमी पार्टी से, कहने लगे हैं कि भ्रष्टाचार उसको लेकर जो नीति है आम आदमी पार्टी की, वो अब उनको रास नहीं आने लगी है, या फिर इसके पीछे भी एक अलग एंगल निकाल लिया जाए कि कुछ वक्त पहले ईडी का छापा पड़ा था तो सुर बदलने पड़े, इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी को छोड़ना पड़ा, दबाव की राजनीति फिर कोई बीजेपी कर रही है, ऐसा है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। मैं बताना चाहता हूं कि जो केजरीवाल जी और जो इनकी पार्टी है, ये संविधान से ऊपर मानते हैं अपने आप को। ये संवैधानिक ना तो संस्थाओं में विश्वास करते हैं ना संविधान में विश्वास करते हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैं अपनी बात पे फोकस करते हुए बोलना चाहता हूँ। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, इन्होंने बड़े साफ गोई से उस बात को ये बचा गए। इनसे ये पूछिए
कि अभी इनके प्रवक्ता थे जो टीवी पे आके बोलते थे कि सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ है। अब ये उसको शराब घोटाले को घोटाला मानते हैं या नहीं है? अगर उनके साथ वो आ गए तो अब ये घोटाला मानना शुरू कर दिया इन्होंने या बंद कर दिया? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो इनके साथ है। दूसरा ये कहते हैं चुनाव के समय 9 समन इनको भेजे गए थे और जो हमारा माननीय हाई कोर्ट है उसने एक-एक बिंदुवार जितना ये झूठ अपना इसके ऊपर फैलाते हैं, टीवी के ऊपर आके फैलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फैलाते हैं, वो ही तथ्य इन्होंने कोर्ट के सामने रखे। तो और कोर्ट ने एक-एक तथ्य का जवाब इतने अच्छे से दिया। कोर्ट ने खुद माना कि ये केजरीवाल जी षड्यंत्र में शामिल थे एज ए संयोजक भी और एज ए इंडिविजुअल भी। तो उन्होंने ये भी माना कि पैसा कहाँ गया, मनी ट्रेल का भी प्रूफ इनके पास प्रूफ है, ईडी के पास। दूसरा उन्होंने ये भी बता दिया कि अप्रूवर के ऊपर क्वेश्चन उठाना, वो जो 100 साल से अपना कानून है अप्रूवर का, उसके ऊपर तुम उंगली उठाते हो तो मतलब कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना है, क्योंकि वो अप्रूवर जो है वो एजेंसी नहीं बनाती है, वो कोर्ट बनाता है। उसके ऊपर इनको तमाचा लगा। दूसरा ये कहते हैं कि जी माननीय कोर्ट ने उन्हें किसका, आप कहां से कहां कह रहे हो, जो जवाब है उसका जवाब दीजिए भैया। अब इनके जो मंत्री हैं खुद वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल जी जो है वो आरोपी हैं। उनका कहना साफ साफ था। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इससे बड़ा कोई भी कारण हो नहीं। लेकिन विजय शर्मा जी वो तो अभी भी ईमानदारी का राग अलाप रहे हैं ना, कह रहे हैं हम सबसे ईमानदार हैं। कांग्रेस भी यही कह रही है कि अभी तो सिर्फ आरोप है, जरा प्रूव हो जाने दीजिए, उससे पहले आप कह देंगे कि नहीं भाई दोषी है। आपने तो दोषी मान लिया अरविंद केजरीवाल को। अजय माकन जी कौन है इनके, जरा पूछिए। सुप्रिया सिन्हा जी कौन है इनके, मानिए। वो टीवी पे आके बोलती थी, आंदोलन करती थी, ये दिल्ली का शराब घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। वो जवाब देना इस मामले पे आज। अगर ये कहते हैं घोटाला हुआ ही नहीं तो वो क्या कहते थे, वो मजाक उड़ाते थे देश की जनता के साथ। पूर्णिमा जी मेरी बात सुनिए, देश में करोड़ों जनता है, वो करोड़ों आंखें उनकी, करोड़ों कान है, वो बड़े बारीकी से जनता इनकी सारी बातों को देख रही है, सुन रही है। जनता इनको चुनाव में जवाब देगी। और ये झूठा भ्रामक करते हैं चुनाव के दौरान। मैंने पहले भी एक बार शो में कहा था कि ये तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, 23 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं ये। इनका तो कहीं दूर दूर तक निशान ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए 23 सीटों पर लड़ने वाले आदमी कहें जी हमें चुनाव से रोका जा रहा है। 9 समन इनको मिल चुके थे पहले। अपनी बेगुनाही साबित करते ना वहां के, कहते ना एजेंसी के पास जाके, लो जी पूछिए आप मेरे से क्या पूछना चाहते हो। आप 10-10, 15-15 टेलीफोन तोड़ देते हो। अरे लेकिन साहब बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। फिर भी आप ये देखिए कि उसमें तो आप भी तो यही तलाश रहे हैं कि हमको इसका पॉलिटिकल माइलेज कैसे मिलेगा, राजनीतिक तौर पर हमको इसका लाभ कैसे मिलने वाला है। भ्रष्टाचार आपका सबसे बड़ा हथियार है ना, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपके लिए तो फिर भी विन विन सिचुएशन नजर आती है ना। लेकिन मैंने सवाल आपसे राजकुमार आनंद को लेकर पूछा था सर, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं फिर से आपसे वो सवाल दोहराऊंगी, लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक जी आपके पास आते हुए, फिर समीर सर आपके पास आऊंगी। संजीव कौशिक जी, इस पूरे मामले में बार बार कान में घंटी बजती रहती है कि कट्टर ईमानदार, सबसे साफ पार्टी, सबसे अलग पार्टी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। ठीक है आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन आज भ्रष्टाचार के इस दलदल में इनका एक एक नेता फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद झुंझुना इसी बात का पकड़ाने की कोशिश है कि हम आज भी सबसे ईमानदार हैं। कैसे जी, किस आधार पर? पूर्णिमा, कम से कम एक प्रोसेस है कोर्ट का, उसको पूरा हो जाने दीजिए, फिर दोषी हो जाने, सिद्ध हो जाने दीजिए, फिर हम भी दोषी मैंने दोषी नहीं कहा सर, ना आपने कहा ना कोई कह रहा है। मेरी बात तो पूर्णिमा, मैं बस क्लियर करती चल रही हूँ सर, किसी ने दोषी नहीं कहा है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप हैं और बहुत संगीन आरोप हैं, और उस पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी भी है। प्लीज कंटिन्यू करिएगा सर। मैंने कहा तो सही, तो देश के गृह मंत्री को भी तो जिला बदर कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, तड़ीपार उनको भी कहा जा रहा था, तो बुरा लग रहा था। आज वो एक कोर्ट से एक जो जजमेंट मिला उसमें सब कुछ बरी हो गए, कहाँ कोई आज बोलता है। तो इतनी जल्दीबाजी और उतावलेपन ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोर्ट ने कल जो जजमेंट दिया,
निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए झटका तो है ही, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि निचली अदालतों के फैसले को ऊपरी अदालतों ने पलटा है, उसके गलतियों को दुरुस्त किया है। हमने राहुल गांधी के मामले में देखा है कि राहुल गांधी को कितनी आनन फानन में सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनके घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो ऊपरी अदालतों में गए और अपनी बात रखे, सही ढंग से रखे और निश्चित तौर पर उनको सहूलियत मिली। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल, पहली बात तो ये बेल वाली कोई बात ही नहीं थी, सब कोई जानते हैं कि कल किस चीज की सुनवाई थी और किस मामले में कोर्ट ने क्या फैसला रखा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि एक नई घटना आज भी चल रही है कि अब साथी छोड़ के जाने लगे हैं। पूर्णिमा, इसी बात का डर था और ये बात अब शुरू हो चुकी है। जो आनंद कुमार के बारे में बात हो रही है, कौन नहीं जानते यहाँ बैठे हुए लोग कि पिछले ही साल में 2023 के नवंबर में उनके घर ईडी की छापेमारी हुई थी। कौन नहीं जानता है कि वो 2020 में पहली बार विधायक बने, उससे पहले उनकी पत्नी विधायक थी। कौन नहीं जानता है कि आम आदमी पार्टी से वो बहुत नजदीकी के साथ और बहुत मजबूत पिलर के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अचानक ऐसा होता है क्या कि कल रात में उनको सपना आया कि नहीं, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे, और उनको लगा कि नहीं, ये पार्टी दलितों के पक्ष में काम नहीं करती है, दलितों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, ये पार्टी भ्रष्टाचार के साथ है। अचानक एक रात में उनके अंदर सपना आया और सुबह में उठ के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी बात का डर है कि जो टूट जाएंगे सो टूट जाएंगे, जो झुक जाएंगे सो झुक जाएंगे, जो नहीं झुकेंगे वो जेल में जाएंगे। यही बात तो लगातार कही जा रही है। हम कैसे रिकॉर्ड की बात नहीं करें, ठीक है, हम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट इस टिप्पणी, कोर्ट इस ट्रैक को या कोर्ट इस जो ईडी का रिकॉर्ड है उसको खत्म कर देगी क्या? कि ईडी का रिकॉर्ड पिछले 10 सालों में काम करने के तरीके क्या रहे हैं? जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके ऊपर 96% के आसपास में कार्रवाई की है, उसमें से कन्विक्शन रेट उनका 0.46% रहा है। उसके बारे में कोर्ट झुटला देगी क्या? कोर्ट के सामने ये बात भी नहीं रखेगी क्या? कोर्ट के सामने ये बात भी खत्म हो जाएगी क्या? ठीक है, हम मानते हैं कि कोर्ट के सामने जो गवाही दी गई उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात भी हम नहीं करेंगे कि जो गवाह बना है वो 58 करोड़ रुपया किस तरह से उससे वसूली किए गए ईडी के माध्यम से,